हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग अपने जो उसका फर्स्ट पार्ट किया था उसमें एनएलएम को ही सॉल्व कर रहे थे, और इस सीरीज को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन और बच गए थे, और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे और बच गए थे। तो उन क्वेश्चन को भी कॉन्सेप्ट के साथ लेते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 ये है, क्योंकि 12 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपनी पार्ट 1 में। देखिए क्वेश्चन मुझे बोलता है कि 3 ब्लॉक with masses m, 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After an upward force F applied on the block on mass m, okay, इस m मास पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। The masses move upward at constant speed v, तो कांस्टेंट स्पीड v के साथ ये ऊपर को मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि जब भी आपके पास कभी इस तरीके के मासेस हैंग होंगे एक के नीचे एक के नीचे एक, और वो मूव करेंगे अपवर्ड, तो कहीं पर भी आपको अगर टेंशन पूछेगा या फिर एक्सेलरेशन पूछेगा तो इसकी इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। मान लीजिए कि मेरे को इस पॉइंट पर बोलता है कि टेंशन T1 है, इस पॉइंट पर टेंशन T2 है। हालांकि कई लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया होगा, कई लोगों का आंसर दिख गया होगा, मार्क कर लिया होगा, पर फिर भी जो और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो एक ये बन सकता है कि T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं, T1 रेशियो T2। इस बार भी प्रोबेबिलिटी बनती है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो टेंशन अगर मुझे T1 निकालना है तो सिंपली बात है कि जो T1 है ना, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो T1 वाला मेरे पास है वो किसको खींच रहा है, 2m और 3m को खींच रहा है। तो 2m 3m मतलब 5m वाला जो मेरे पास मास है उसको T1 खींच रहा है। और किससे खींच रहा है, सपोज कीजिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर को है विद एक्सेलरेशन a, क्या चीज ठीक है। तो हम सिंपली T1 का वैल्यू क्या देंगे कि 3 + 2 मतलब 5m को खींच रहा है, विद एक्सेलरेशन a खींच रहा है, तो T1 का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर। हालांकि इसको आपने वैसे भी सॉल्व किया होगा कि अपवर्ड माइनस इतना mg बराबर m इंटू ए, पर फाइनली आपको यही मिलेगा। इसका मतलब T1 पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों ब्लॉक्स की, तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे। अगर यहाँ पर T2 है तो टेंशन जो T2 है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 3m मास की है, ये हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब जो T2 लिखा जाएगा वो 3m मास को खींच रहा है विद एक्सेलरेशन a, और डायरेक्टली T1 और T2 का रेशियो आप ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर, कोई बड़ी चीज में है नहीं। अगर ये एक्सेलरेशन निकालता मतलब a निकालना है मेरे को, तो a हमेशा लिखा जाएगा कि नेट अपवर्ड फोर्स कौन सा है माइनस नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि इसको अपोज कर रहे हैं। नेट रोकने वाले फोर्सेस हैं 3mg, 2mg और mg, मतलब 3 और 2 5 और 1 6, तो मतलब 6mg इसको टोटली रोक रहा होगा। इससे आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपके पास नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स ये है, और अपॉन में आपको इसका टोटल मास करना पड़ेगा। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, तो 6m। ये आपके पास क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए हमको ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था। इसने बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर को मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो आप टेंशन इक्वेशन फोर्स कुछ भी बनाइएगा उसमें एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। तो अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर नेट फोर्स कहीं पर भी जीरो हो जाएगा ना। इसने मुझे क्या बोला कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो इस 2m पर मुझे क्या बोला इसने, इस 2m पर नेट फोर्स बताओ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर, जीरो, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब आंसर ए विल बी करेक्ट। क्या चीज समझ में आई। हालांकि जो और क्वेश्चन बन सकते थे T1 T2 वाले, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आंसर तो आपको डायरेक्टली दिख गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का है। अ ब्लॉक ए ऑफ मास 100 किलोग्राम, इसका मास है 100 किलोग्राम, ओके, और एक ब्लॉक बी है, इसका मास है 200 किलोग्राम। तो ये हमने ले लिया 200 किलोग्राम, और ये बोलता है मेरे को कि इसको बांधा गया है किसी वॉल के साथ, आपको दिख रहा होगा। नीचे वाले ब्लॉक को मैं F4 से खींच रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट है, वो 0.2 है, और ग्राउंड और बी के बीच में 0.3 है। क्लियर। तो मुझसे ये जानना चाह रहा है कि द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक बी इज, क्या होगा। जी का वैल्यू 10 लेना है, तो मिनिमम फोर्स F कितना लगाऊं कि ये सिस्टम जो ब्लॉक बी है वो आगे मूव कर जाए। ब्लॉक ए मूव कभी नहीं करने वाला क्योंकि इसको आपने रस्सी से बांध रखा है, परंतु ये यहां पर फ्रिक्शन जरूर दे रहा होगा। फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। नॉर्मल निकालने का तरीका, जिस सरफेस पर नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर कितने मासेस रखे हुए हैं उन सबके कारण वहां पर नॉर्मल निकलेगा। तो मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू m1 + m2 + m3g, जितने मासेस ऊपर रखे होंगे उन सबका mg, वही नॉर्मल होगा। मतलब वो कितना प्रेस कर रहे हैं वही नॉर्मल होता है, सिंपल है ना। चलिए, तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसके लिए निकल के आएगा mg। इसका मास कितना है 100, इसका मतलब 100 इंटू ये होगा नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर n1।
क्लियर। तो इस वाली सरफेस पर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना निकलेगा फिर यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, का मतलब ये कितना निकलेगा 0.2 मल्टीप्लाई में कितना हो रहा है 100 इंटू, क्या चीज ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल निकल रहा है, जी से ये 0 पॉइंट कटेगा तो 200 यहाँ पर नॉर्मल निकल रहा है n1। क्लियर। अब मुझे इस सरफेस पर नॉर्मल बताना है कि यहाँ पर नॉर्मल कितना निकलेगा, तो यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, अच्छा ये फ्रिक्शन है नॉर्मल नहीं है, फ्रिक्शन है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, जितना इसके ऊपर वेट रखा गया है वो यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके तो वेट कितना है 200 प्लस 100 300, तो इसके ऊपर वेट 300 है, तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई में जी। अरे 300 तो मास है ना, किलोग्राम में है ना, नॉर्मल तो फोर्स है, तो mg करोगे तभी तो निकलेगा। चलिए तो 300 जी मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा n2। तो फ्रिक्शन F2 कितना लग रहा होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो लिया जाएगा ना, क्योंकि इस पर निकाल रहे हैं, तो 0.3 गिवन था, मल्टीप्लाई में 300 और यहाँ पर g, तो g से ये हटेगा तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। क्या चीज ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला ब्लॉक, अब इसको हटा रहा हूं मैं सब कुछ, अगर ये वाला ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है तो ये सरफेस से दूर जाना चाह रहा है, तो सरफेस बोलेगी कि मत जा, मतलब फ्रिक्शन रोकेगा, तो फ्रिक्शन पीछे को अपोज करना चाहेगा। अब यहाँ ए और बी के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लॉक बी ए के नीचे से फिसलना चाह रहा होगा, कि ब्लॉक बी आगे जाना चाह रहा है तो ये बोलेगा कि होल्ड कर, तो मतलब यहाँ पर ये अगेन इसको पीछे ही पुश करेगा, मतलब पीछे को फोर्स लगेगा, पुश क्या करेगा पर फोर्स लगेगा। क्लियर। तो इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन F1 और F2 क्या करेंगे आपस में सपोर्ट करेंगे, दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, और उतना नेट फ्रिक्शन जो है ना, जब ये बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा कंबाइनली, तो मतलब ये इसमें मूव करेगा, एटलीस्ट इनके बराबर तो होना ही चाहिए, हम बोलते हैं ना लिमिटिंग कंडीशन, तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। इसका मतलब जो F है वो आपके पास F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए, तो आपके पास 200 प्लस कितना आ रहा है 900, ओके कितना हो रहा है ये 1100 न्यूटन, 1100 न्यूटन है ना। तो इसका मतलब F फोर्स 1100 न्यूटन होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो ब्लॉक है वो ब्लॉक बी मूव कर जाए। क्या चीज ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ पर कई बार उसने सिंपल डायरेक्शन पूछा है, अगर अपर ब्लॉक ये है तुम्हारे पास, सॉरी लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगा है F लोअर ब्लॉक पर, तो लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन यहाँ पर पीछे होगा F1 और इस पर आगे होगा F1। F1 F1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा। इसका मतलब ये इंटरनल फोर्सेज हैं और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब इस अपर ब्लॉक पर फोर्स ऊपर लग रहा होगा। हो सकता है कभी आपको कॉन्सेप्चुअल ये पूछ ले कि भाई बताओ ये टेंशन कितना है इस स्ट्रिंग में, टेंशन डेवलप होगा ना, तो क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन इसका रुका हुआ है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है ये एग्जैक्टली इस टेंशन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन F1 की वैल्यू कितना निकाली हमने 200, तो मतलब स्ट्रिंग में टेंशन 200 न्यूटन लग रहा होगा। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास बना सकता है। क्लियर। कई बार उसने सिंपल डायरेक्शन पर क्वेश्चन बनाया कि कहाँ बताओ कि कहाँ पर अपवर्ड में कहाँ पर डाउनवर्ड में, तो डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाह रहा है, तो जो दूसरा सरफेस होगा वो हमेशा उसको अपोज करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट पर वो पीछे को फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, टाइम नहीं लगाएंगे है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर क्या लिखा है, मरून ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन and cannot exert any horizontal force by pushing against the surface, how can will you get। ओके सिंपल आपको ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कि जहां पर मैं भी खड़ा हूं इस प्लैंक के ऊपर, ये फ्रिक्शनलेस है मान लीजिए, या एक आइस का तालाब है, बर्फ का तालाब, और आप उसके बीच में खड़े हैं, आइस के पॉन्ड के बीच में आप खड़े हैं, तो फ्रिक्शन को इसने कहा कि बिल्कुल आइडियल है, चाहे वो आइस हो जाए तभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता, आइडियल होता नहीं है इन जनरल, पर अब उसने बोल दिया कि म्यू जीरो है, मतलब बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। ठीक है। और आपको बोलना चाह रहा है कि अब आपको बाहर निकलना है उससे, है ना, तो क्या करोगे आप, क्या आप उससे बाहर निकल सको। देखिए यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट है, इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपके पास एग्जाम में बन सकता है। पहली बात तो ये कि अगर हम चल रहे हैं तो चलने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली फ्रिक्शन हमारे मोशन को सपोर्ट कर रहा है। अगर कहीं पर ये लिखा आ गया कि क्या फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करता है, तो नहीं, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है, पर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब दो कांटेक्ट के बीच में कौन कहां जाना चाह रहा है वो उसका रिलेटिव होगा। अभी मोशन को सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन, वैसे ही जैसे मैं गाड़ी में, अगर मैं बस में खड़ा हूं और बस आगे चल रही है और मैं बस के साथ आगे चल रहा हूं, तो फ्रिक्शन ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं अगर आगे जा पाया तो फ्रिक्शन की वजह से जा पाया। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो बस निकलती और मैं गिर जाता, मतलब टकरा जाता। फिर ये बात समझ में आ गई। चलिए तो यहां पर देखिए, अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे दूसरा फोर्स नहीं मिलेगा जो मुझे चलाएगा,
इसका मतलब मैं कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगर आप सोचो कि आप रोल करना चाहो तो रोल आप कितना ही कर लो, आप अपनी एक्सिस पर वहीं पर घूमते रह जाओगे पर आगे नहीं पहुंचोगे। अगर आप जंप करना चाहोगे तो आप ऊपर तो जंप कर पाओगे पर आगे जंप नहीं कर पाओगे, कि आगे जंप करने के लिए आपको सरफेस को पुश करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में सरफेस आपको फोर्स लगाता है और आप आगे जंप कर जाते हो। पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है मेरे पास, तो आप आगे कभी पहुंचोगे नहीं। तो यहां पर बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे क्या बोलता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर फेंकूंगा, मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको उधर फेंका, तो मेरे को इधर भी मोमेंटम लगना चाहिए ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो जाए। अगर ये इंटरनल एक सिस्टम है तो इसका मतलब अगर मैं बीच में फंसा हूं और मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं फेंकना अगर शुरू करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूंगा। क्या बात ठीक है? तो बेसिकली अभी भी जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, बिल्कुल सेंटर पर रहेगा, पर क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व होना है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने इधर फेंका mv से, तो सेम आपको पीछे को भी एक थ्रस्ट मतलब एक पीछे को फोर्स मिलेगा, वो इंटरनल होगा हालांकि, और वो आपको इधर मूव कराएगा। क्या चीज ठीक है? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाई थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन सी भी है, बाई स्प्लिटिंग और स्नीजिंग और थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात है, वैसे होना नहीं चाहिए, पर अगर मैं क्या कर रहा हूं ना कि अगर फ्रिक्शन लेस इमेजिन करो आप, और मैं अगर थूक रहा हूं तो भी मुझे इधर को फोर्स मिलेगा, मतलब इधर को मुझे एक मोमेंटम मिलेगा, फोर्स तो क्या मिलेगा पर मोमेंटम मिलेगा, जिससे कि मैं इधर को शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर मैं छीकूंगा तब भी, पर वो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम होगा, इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो जितनी रफ्तार से आप उसको फेंकोगे उतना ही मोमेंटम आपको मिलेगा और आपके पास एक रफ्तार आएगी और आप उससे साइड निकल सकते हो। तो सी और डी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्वेश्चन। न्यूटन थर्ड लॉ इज इक्विवेलेंट टू द, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा कुछ है नहीं थर्ड लॉ में, एनर्जी जैसा कुछ है नहीं थर्ड लॉ में, एंगुलर मोमेंटम कुछ होता नहीं है थर्ड लॉ में, तो मोमेंटम ही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि जो थर्ड लॉ एक्चुअल में मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है ना। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो था, जो भी आपको एग्जांपल मैंने समझाया उसमें हो क्या रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्शन रिएक्शन ही तो बन रहे हैं एक्चुअल में, भले ही फोर्स नहीं लगा, अभी मोमेंटम लग रहा है, पर एक्चुअल में उसका जो ओरिजिन है वो यहीं से है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्राई कीजिए इसको करने का फटाफट से, टाइम थोड़ा कम है अपने पास। चलिए, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी at rest of mass 1 kilogram. During this time, the body attains a velocity of 30 meter per second. The time for which the force acts on the body is simple सा क्वेश्चन है भाई। देखिए उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, और इसका मास है 1 किलोग्राम, कितना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तुरंत दिख जाएगा आपको कि F अपॉन एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका। क्लियर? अब ये रेस्ट पर है तो मतलब u का वैल्यू 0 है, इसको लिखते रहा करो। तुमने पढ़ लिया रेस्ट पर तो लिखो u इक्वल टू 0, अगर बोलेगा फाइनल वेलोसिटी 0 तो लिख दो v इक्वल टू 0। ठीक है, और इसने कहा कि वेलोसिटी अटेन कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये कोई फाइनल वेलोसिटी होगा, ये कोई फाइनल वेलोसिटी v बराबर 30 मीटर पर सेकंड होगा। तो बोलेगा कि कितने टाइम में बॉडी ने इस वेलोसिटी को अटेन किया होगा, बेसिकली v इक्वल टू u प्लस 80 से आंसर निकल जाना चाहिए। अगर बोलता डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेते, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है भाई। चलिए बताइए कितना हुआ, 5 सेकंड, बहुत बढ़िया आंसर। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, इनिशियल 0 है, v कितना है 30, a कितना है अपने पास 6, और टाइम t कितना है निकालना है, तो t बराबर 30/6 मतलब 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार को अटेन कर लेगा विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर, कहाँ लिखा है मैंने, ये लिखा है ना, हाँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? कोई बड़ी बात, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए इसको भी कीजिए जरा। क्वेश्चन बोलता है कि अ यूनिफॉर्म थिक रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक रस्सी मेरे पास है और रखी गई है, थिक है मतलब थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखिएगा अभी मासलेस नहीं है। इन जनरल हम अपने क्वेश्चन में रोप को मासलेस लेके चलते हैं। मासलेस रोप में टेंशन किसी भी पॉइंट पर सेम होगा क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा है, तो टेंशन सेम रहने वाला है। परंतु अगर रोप में मास आ गया, यहाँ पर भी क्वेश्चन बना सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, रोप में मास होगा और टेंशन किसी पॉइंट पर पूछेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक रोप है जो कि लेंथ 5 मीटर है, ओके 5 मीटर क्या है इसकी लेंथ दी हुई है, इस केप्ट ऑन ऑफ फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू का वैल्यू 0 है, और एक फोर्स लग रहा है इसके किसी एंड पर 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, यहाँ पर फोर्स लगा 5 न्यूटन का। ठीक है, तो इसने मुझसे ये पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताइए फाइंड टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड, इस एंड से 1 मीटर दूरी पर कितना टेंशन लग रहा होगा। ये 5 मीटर है, सपोज कीजिए कि ये 1 मीटर है, कितना है
तो इस पॉइंट पर टेंशन कितना लग रहा होगा, क्या चीज ठीक है, क्या हम इसको कर लेंगे। सिंपल सी बात है, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक है ना और यहाँ पर रस्सी से आप इसको खींच रहे हो, आप इसको रस्सी से खींच रहे हो एफ फोर्स के साथ, तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होता है ना, का मतलब होता है, टेंशन का मतलब होगा कि उसके पीछे कितना मास है इनटू किस एक्सेलरेशन से वो जा रहा है। टेंशन का फिजिकल मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हो उससे पीछे कितने मास को खींच रहा है और किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है। सिंपल सी बात ये होती है टेंशन में। अब क्योंकि आपको यहां पर दिया गया कि 5 मीटर है और अपने पास ये कितना है 5 मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना यहाँ पर टेंशन होगा, इसका मतलब ये इतने वाले को खींच रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है क्या? अरे अगर आपने इसको इधर खींचा ना तो ये इससे पीछे वाले को खींच रहा है, इसका मतलब 4 मीटर को खींच रहा होगा वो। क्या ये बात ठीक है? अब देखो, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर है तो मैं इसको यूनिफॉर्म मान सकता हूँ वैसे, तो आंसर आपको वैसे 4 न्यूटन लगाओगे आप तो, है ना, डायरेक्टली। पर फिर भी मान लो मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सॉल्व भी करना है इसको कैसे है, तो आंसर के लिए मैं भी श्योर नहीं हूं। देखिए कैसे करेंगे फिर। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है जो भी है, इसका मास सपोज m है, इस रोप का मास कितना है, m है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 5 और मास कितना है इसका m। एक्सेलरेशन ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके पीछे इसने इसको खींचना है ना, इसका मतलब कितने को खींचना है इसने, इसको कितने नहीं खींचना है, इसका मतलब इसने यहां पर जिस लेंथ को ही खींच रहा होगा ना, जिस मास को ही खींच रहा होगा वो m प्राइम, ये कितना निकलेगा 4m/5 निकल जाएगा ना। अरे नहीं निकलेगा क्या? अरे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं खाली। 5 मीटर में मास m है, 1 मीटर में मास कितना हो जाएगा m/5 हो जाएगा, तो 4 मीटर में 4m/5 हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली हमको आना चाहिए, इतना तो हम करना ही पड़ेगा ना। चलिए कितना हुआ फिर मास 4m/5, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा मेरे पास, इस मास को खींच रहा है इस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4m/5 मल्टीप्लाई में 5/m, 5 गया m गया, टेंशन का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन, है ना। आपने पॉज किया होगा, आंसर निकाला होगा, अगर आंसर 4 न्यूटन है तो सही है। हो सकता है कई लोगों का आंसर 1 न्यूटन आया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कन्फ्यूजन के लिए। इस बात का ध्यान रखें कि टेंशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। क्लियर, आगे बढ़े क्या? चले नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी हमने ये कई बार करा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे बोलता है कि एक मेरे पास रॉड है, रॉड है तो मतलब वो रिजिड है, रिजिड का मतलब होता है कि लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी बोला कि डाउनवर्ड u है, और बोला कि द वेलोसिटी ऑफ एंड a इज कितना, हाँ, बिटवीन द स्मूथ वर्टिकल वॉल मूविंग विद वेलोसिटी इज u, यहाँ पर u है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एंड b, इस b एंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर क्या कहे कि रॉड ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल वॉल। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम भी करते हैं फिर। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, मैं खुद अज्यूम कर रहा हूं, एंगल ये वाला थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, ये एंगल कितना हो जाएगा ये वाला 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ? तो अगर ये u है तो ये कितना हो जाएगा फिर u cos 90 माइनस थीटा, का मतलब ये हो जाएगा u sin थीटा। देखिए कॉन्सेप्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि अगर ये रॉड रिजिड है तो इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी अलोंग रॉड सेम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वेलोसिटी जो भी कंपोनेंट होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कहीं पर भी होंगे, पर जितने भी कंपोनेंट अलोंग द रॉड हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ताकि रॉड जो है ना वो सेम स्पीड से चली जाए। अगर ये एंड जा रहा है 5 से और ये जा रहा है 4 से, तो मतलब रॉड एक्सटेंड हो गई ना, ये तो हो रहा होगा। तो यहां पर तो रॉड एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिजिड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग लेंथ शुड बी कांस्टेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अगर ये v है, ये एंगल कितना हो जाएगा फिर थीटा, थीटा, तो मतलब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos थीटा। क्या चीज ठीक है? तो जो v cos थीटा है वो बराबर होना चाहिए u sin थीटा के। सिंपल सी बात है, तो लिखिए फिर इसमें कि u sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v, ये v है, ठीक है, v है, v cos थीटा। आपको तो v निकालना है ना, आपको तो ये निकालना है कि जो हॉरिजॉन्टल में गया वो कितना है, डाउनवर्ड थोड़ी निकालना है। तो मतलब v का वैल्यू कितना आएगा u tan थीटा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास है a stone is dropped from a height h if it hits ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from height of 100% more than the previous height, the momentum
व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। ओके, क्वेश्चन आपको पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा बड़ा लगे, क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा, पर क्वेश्चन है आसान, एक बार आप इसको अगर समझ जाओगे। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर हाइट कुछ है और ये हाइट h गिवन है, मुझे कुछ गिवन है क्या, नहीं, और यहाँ से आपने एक स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया। ओके, ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे स्टोन को, इसका मतलब कि ये नीचे जब मूव कर रहा होगा तो h हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, ये हम लोग जानते हैं पहले से, है ना। अगर मैंने इस हाइट को 100% बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने हाइट को डबल कर दिया, मतलब h को मैंने अब 2h कर दिया। ये तो कह रहा है मुझे h को मैंने कितना कर दिया, 2h कर दिया, तो हाइट अब 2h हो गई। उस टाइम पर यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फाइनल, वो कितनी हो जाएगी, आपको दिख रहा है क्या इसमें, एक मिनट, हाँ अब देखिए जरा, चलिए, अगर आपने इस हाइट को डबल कर दिया तो इस टाइम पर नया वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, पर अब h जो हो गया 2h हो चुका है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2gh, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि मैं इसको v को फाइनली √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इसको अगर मैं v0 बोल दूं एक पल के लिए, तो ये कुछ √2 टाइम्स ऑफ v0 आपको दिख रहा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई, नहीं। उसने कहा कि अगर हाइट को डबल कर दिया जाए तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, द चेंज इन द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, इससे इस पर जाने के लिए जब भी वो कभी चेंज की बात करेगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली याद रखना है, चाहे वो रेजिस्टेंस वाले टाइप्स में हो, यहाँ पर हो, कोई मास में हो, कहीं पर भी कर रहा हो, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चेंज वाले में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल करते हैं, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही हम चेंज को लेके चलते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी मेरे पास है तो मोमेंटम भी मेरे पास है, क्योंकि p मतलब mv हो जाएगा ना, खाली m का तो मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी अगर मुझे पता है तो डायरेक्टली मोमेंटम आपको दिख गया होगा, है ना। क्वेश्चन आप खुद से भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब p फाइनल क्या है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास m टाइम्स ऑफ √2v0, p इनिशियल कितना है, m टाइम्स ऑफ v0, ओनली v0, ठीक है, अपॉन में इनिशियल कितना है, m टाइम्स ऑफ v0, क्लियर, यही तो होगा। और अगर कहा परसेंटेज चेंज तो मल्टीप्लाई में 100 करना ही पड़ेगा, तो मतलब m v0 सब जा रहा है, और आपके पास फाइनल क्या बन रहा है, ये फाइनल बन रहा है आपके पास p, इसको फिर डेल्टा p कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा p परसेंट, तब चेंज इन मोमेंटम। ये आपके पास क्या आ रहा है डेल्टा p परसेंट, ये आपके पास होगा √2 -1 इंटू में 100, तो √2 का वैल्यू 1.414, तो 1.41 -1 मतलब 0.41, मल्टीप्लाई में 100 तो मतलब 41%, ये हो रहा है क्या, 41%, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 41%, मतलब मोमेंटम में जो चेंज होगा वो 41% का हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास बन सकते हैं जहां पर उसने एक वैल्यू को दूसरे से चेंज कर दिया हो, किसमें मैंने इतना इंक्रीमेंट किया, तो बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ये फाइनल कितना हो गया, है ना। तो फाइनल तो कुछ और होगा, फाइनल तो √2 टाइम्स ऑफ v0 हुआ है, परंतु जो चेंज हुआ है वो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये भी असर्शन रीजन है, देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो क्या उसका लीनियर मोमेंटम बदल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है, p इक्वल्स टू m इंटू वी होगा, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा, मतलब ऑप्शन जो अपने पास इसका असर्शन है वो सही है, ठीक है। तो रीजन देखते हैं, रीजन क्या बोल रहा है मेरे को, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 0, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जाना चाह रही है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बात ठीक है। अगर बॉडी को यूनिफॉर्म रखना है वेलोसिटी को तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कोई बड़ी बात, यही तो फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब रीजन भी सही है, पर रीजन जो है वो असर्शन का सही रीजन नहीं है, क्योंकि इसका आपस में कोई तालमेल है नहीं, तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू, बट अदर्स जो रीजन है वो सही नहीं है एक्सप्लेनेशन। कौन सा ऑप्शन बोला, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये तो हमने अभी किया है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको आप खुद बताएंगे कि ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, आपको आई थिंक ये आंसर दिख रहा होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन अचीव विदाउट स्किडिंग बाय अ कार ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड ऑफ रेडियस आर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये हमने कई बार कर चुके हैं, कितना आंसर हो जाएगा, √μr(g), इसको ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसको इससे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा, या तो √rg tan थीटा पर या फिर √μrg पर, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, मैच द कॉलम, एक कॉलम 1 है एक कॉलम 2 है, इनको आपको मैच करना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स
मेजर ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स और रिकॉइलिंग ऑफ गन। पहली बात तो है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है थर्ड लॉ ही होगा, है ना, तो ऑब्वियसली ये थर्ड लॉ ही होगा, है ना। गन वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा ना आपके पास, सिंपल सी बात है भाई, ये आपके पास है कोई गन होगी, कोई बुलेट होगी, बुलेट का मास स्मॉल एम, गन का मास कैपिटल एम, इसका वेलोसिटी स्मॉल वी, इसका वेलोसिटी मान लो वी प्राइम है, तो सिंपली एम वी प्राइम बराबर एम वी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो वी प्राइम है ये रिकॉइल स्पीड है, तो रिकॉइल स्पीड देंगे हम वी प्राइम इक्वल्स टू एम वी बाई एम से। मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद आया इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया। ऐसा रिकॉइल वाले क्वेश्चन कई बार बने हैं, जब गन फायर करते हैं ना तो बोलता है रिकॉइल स्पीड, कुछ भी नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, याद नहीं करना ही है, सिंपल ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड, मतलब अगर ये आगे गया तो गन पीछे, तो माइनस भी लगा सकते हैं, पर अगर मैंने स्पीड कहा तो मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, तो इसका तो ये श्योरली होने वाला है। मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स के मेजरमेंट देते हैं हम न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू डी ओवर डी टी, ये तो हो रहा है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स एक्चुअल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फोर्स क्या है, वह बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है एंड सो ऑन, डेफिनेशन वैसी निकलती है। चलिए, तो ऑप्शन क्या बचता है लास्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको अपन इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स जे इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी, इसका मतलब ये मेरे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स है डेल्टा टी टाइम के लिए। क्या चीज ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन पी का चौथा तीसरे का ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके नाइस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज है ये एंड हो रही है, इसके साथ में आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मैं और समझा रहा हूँ, इन केस मुझे लगता है कि वहाँ से भी कुछ बन सकता है। एक मैंने आपको लिफ्ट वाला बताया था कि उसके अंदर अगर कोई मोशन हो रहा है तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी कई बार बना हुआ है, एक कार आपके पास है, उस कार से आपने की खिड़की से बाहर आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बताओ कि वो ड्रॉप जो बॉल है उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा ग्राउंड से देखने पर। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक कई एनवीएस में या कहीं बना ऐसा क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में मैंने देखा था। देखिए, अगर आप किसी कार के अंदर बैठे हैं और आप एक बॉल को हवा में उछाल रहे हैं और कार चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो बॉल आपके हाथ में गिरेगी, हाँ कि ना, बिल्कुल आपके हाथ में ही गिरेगी। जो भी अपने पास सिस्टम होता है उस पूरे सिस्टम के पास सेम वेलोसिटी होगी जो कि उस कार की वेलोसिटी है। क्या चीज ठीक है, इसका मतलब ये कि वेलोसिटी सेम है, पर अगर कार एक्सेलरेट कर रही है, मान लीजिए कार अगर एक्सेलरेट कर रही है और आपने बॉल को ऊपर फेंका हवा में, तो वो बॉल आपके हाथ में गिरेगी, हाँ कि ना, नहीं गिरेगी, वो बॉल आपसे पीछे गिरेगी। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पर आप बॉल को रिलीज कर रहे होंगे उस टाइम पर जो कार की वेलोसिटी होगी उस बॉल के पास वो ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, पर क्योंकि कार एक्सेलरेट कर रही है तो कार के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, पर बॉल की वेलोसिटी नहीं बढ़ पाई। इसका मतलब बॉल तो अपनी जगह पर जहां गिरना चाह रही थी वहीं गिरी, तुम थोड़ा आगे चले गए, मतलब कार थोड़ा आगे मूव कर गई, तो तुम्हारे हाथ में नहीं गिरेगी, जब वो एक्सेलरेट हो रहा होगा तो पीछे गिरेगा। एक यहां पर आपका पास जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा वो वाला क्वेश्चन कि जब आपने कार को, मतलब एक बॉल को बाहर ड्रॉप किया खिड़की से, तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे ना तो जिस टाइम आपने ड्रॉप किया होगा तो उस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन जी का लग रहा होगा, क्या चीज ठीक है। परंतु जिस टाइम पर आपने ड्रॉप किया होगा उस टाइम पर जो कार की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी बॉल की भी होगी, ग्राउंड से देखने पर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं भी। इसका मतलब वो आगे को जाना चाहेगा। तो जो हमने एक केस पढ़ा था ना कि किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल होता है तो उसका पाथ क्या होता है, ये कुछ वैसा ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई टावर है और इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, तो उस कार से वो बॉल भी पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ग्राउंड से देखने पर, ध्यान रखिएगा। ये उसने बनाया है ग्राउंड वाला, हाँ ये कहीं बनाया उसने, हाँ जब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड से देखने पर पैराबोला दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं मैंने उस बॉल को खिड़की से बाहर ड्रॉप किया पर कार से देख रहा हूं मैं, तो कार से उसका पाथ कैसे दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा, कार से वो पीछे को दिखाई देगा और स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। क्यों, क्योंकि अगर कार से देख रहे हो ना तो उस पर आपको एक स्यूडो फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा, है ना, उस पर एक एक्सेलरेशन नीचे को, मतलब यहाँ पे पीछे को स्यूडो होगा ए, और एक उस पर जी लग रहा होगा नीचे को, रिजल्टेंट इधर को बनेगा, तो रिजल्टेंट पाथ उसका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हैं, पर उतना मेरा काम का नहीं है क्योंकि उसने ये वाला क्वेश्चन बनाया था, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि क्या पता इस बार ये बन जाए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या चीज़ ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली एनएलएम के अंदर। आई थिंक हमने जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम इसमें बनाएंगे अभी, क्योंकि दिन भी बहुत कम रहेंगे एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम 9 तारीख को ही होता है तो ऑप्टिक्स के बना लेंगे या फिर वेव्स आइसोलेशन के बना लेंगे या वर्क एनर्जी पावर के एक दो वीडियोस इसमें और हम डाल देंगे, है ना। जो भी आपको टफ लग रहा है कैलकुलेशन वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज उस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।